उनको मदद जो दी जाती है सरकार की तरफ से उसको डोमेस्टिक सपोर्ट कहते हैं। किसान जो कुछ भी करते हैं, अब क्या देती है सरकार मदद किसानों को? वैसे तो कुछ मदद देती नहीं, लेकिन जो तथाकथित मदद देती है वो क्या है? तो इसमें कहा गया है 2 तरह की मदद है। एक तो मदद ये है कि भारत सरकार हर साल कोई भी वस्तु का जो खेती से पैदा होती है उसका प्राइस फिक्स कर देती है। जैसे कॉटन पैदा हुआ, कपास पैदा हुआ, उन्होंने दाम तय कर दिया कि 2,000 रुपए क्विंटल बिकेगा। चावल पैदा हुआ तो उन्होंने दाम तय कर दिया 550 रुपए क्विंटल बिकेगा। गेहूं पैदा हुआ तो उन्होंने तय कर दिया कि मान लो 600 रुपए क्विंटल बिकेगा। कुछ भी पैदा हुआ खेती से, दाम फिक्स हो गया। ये एक तरह का सपोर्ट है। कैसा सपोर्ट है? ये ऐसा सपोर्ट है कि मान लो सरकार ने दाम तय कर दिया 2,000 रुपए क्विंटल कपास का और बाजार में भाव है 1,500 रुपए क्विंटल कपास का। तो ये जो 2,000 रुपए क्विंटल कपास का भाव है, तो ये तय ये हो गया। इसका अर्थ है कि किसान से कपास जब खरीदा जाएगा तो 2,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से सरकार खरीदेगी। भले बाजार में 1,500 रुपए क्विंटल भाव है या 1,200 रुपए या 1,000 रुपए या हो सकता है 0 हो, फोकट में हो, कपास मिलती हो, लेकिन सरकार खरीदेगी 2,000 रुपए क्विंटल। ये एक तरह का सपोर्ट है। दूसरे तरह का सपोर्ट क्या होता है? वो आपने सुना होगा, सब्सिडी है। तो सब्सिडी माने खाद कुछ कम कीमत का मिल रहा है, बीज कुछ कम कीमत का मिल रहा है, वगैरह वगैरह। तो वो डोमेस्टिक सपोर्ट वो होता है। तो ये प्रोविजन क्या कहता है? ये प्रोविजन जो है बहुत लंबा प्रोविजन है, करीब करीब आधे पन्ने का है। मैं आपको वैसे ही उसको पढ़ के सुनाता हूं, फिर आप उसका जरा देखना जलेबी कैसी है इसमें, थोड़ी भी अंग्रेजी अगर आप जानते। Equivalent commitment shall be undertaken in respect of all products where market price support is defined in Annexure 5. अब देखिए आ गया एक रेफरेंस, Annexure 5। अब Annexure 5 इतना ही मोटा एक है, वो रखा है मेरे पास, वो मैं लाया नहीं आपको क्योंकि डर लगेगा आपको इतना सब साथ में लाता। अब एक ही वाक्य में देखिए आ गया, Equivalent commitment shall be undertaken in respect of all products where market price support as defined in Annexure 5 exist, but for which calculation of this component of the AMS is not practicable. अब ये अगर इतना सा वाक्य आपको समझना है तो Annexure 5 पढ़िए। अब Annexure 5 में इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। AMS एग्रीगेट मेजर फॉर सपोर्ट, ऐसा करके AMS। अब AMS का मतलब सीधा सीधा सा ये है, ये तो जलेबी घुमा घुमा के, सीधा सा मतलब ये है, मार्केट के लिए फिक्स कर दिया आपने कि 2,000 रुपए क्विंटल कपास बिकेगा, 550 रुपए क्विंटल गेहूं बिकेगा, ये इतने क्विंटल, ये इतने क्विंटल, ये AMS होता है। अब वो गेट एग्रीमेंट क्या कह रहा है? गेट एग्रीमेंट में ये कहा जा रहा है कि आप इसको खत्म करिए, AMS को, माने आप सरकार की ओर से प्राइस फिक्स करना बंद करिए। क्या होगा? मार्केट फिक्स करेगा, आप मत करिए। माने सरकार ये जो कहती है कि कपास इस साल 2,000 रुपए क्विंटल बिकेगा, तो ये सरकार तय नहीं करेगी, बाजार में तय होगा कि कपास 2,000 रुपए क्विंटल बिकेगा या 500 रुपए क्विंटल बिकेगा। तो ये एक प्रोविजन लगते ही क्या होने वाला है? ये एक प्रोविजन लगते ही होने वाला है कि राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकार ये जो घोषणा करती हैं मूल्य की, ये बंद करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें लास्ट में एक वाक्य में उन्होंने कहा है कि आप फेज वाइज कम करिए इसको, एक साथ नहीं कर सकते तो फेज वाइज कर। ऐसे कैसे फेज वाइज? एक साल कपास का बंद कर दीजिए, अगले साल चावल का बंद कर दीजिए, अगले साल इसका बंद कर दीजिए, इसका बंद कर दीजिए, इसका बंद कर दीजिए। ठीक है, अब तो ये हो गया। इसी के नेक्स्ट में आपको एक दूसरा प्रोविजन सुनाता हूं, इसी चैप्टर का, पेज नंबर L33 का, मार्केट एक्सेस करके। अब वो क्या प्रोविजन है? वो प्रोविजन ये है कि आपके देश में और दुनिया के बहुत सारे दूसरे देशों में बाहर से जो सामान आता है खेती का, उस पे बहुत तरह की पाबंदी है। बाहर से चावल ज्यादा नहीं आ सकता, गेहूं ज्यादा नहीं आ सकता, चीनी ज्यादा नहीं आ सकती, वगैरह वगैरह। उस पर पाबंदी। पाबंदी क्यों है? वो इसलिए है कि आपके देश का माल पहले बिकना चाहिए, नहीं तो बाहर वाला सब आ गया तो सब वही बिकेगा, आपका तो बिकेगा नहीं, और किसान हमारा कितना गरीब है वो आप जान। तो इस तरह की पाबंदी है। तो नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो क्या कहता है? वो कहता है कि आपने ये जो बैरियर्स लगाए हैं, ट्रेड बैरियर्स, इनको हटा दीजिए।
एक तरफ क्या करना है, जो आप डोमेस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं वो विड्रॉ कर लीजिए किसान को। दूसरी तरफ क्या है, बाहर से आने वाले खेती के सामानों पर जो पाबंदी लगी हुई है वो हटा लीजिए। माने बाहर से कोई भी सामान आने दीजिए, गेहूं आने दीजिए, चावल आने दीजिए, चना आने दीजिए, मटर आने दीजिए, दूध आने दीजिए, दही आने दीजिए, शक्कर आने दीजिए, पानी आने दीजिए, मक्खन आने दीजिए, जो कुछ भी खेती से पैदा होता है। मांस भी वहां इसी में माना जाता है, इंक्लूड होता है, मांस आने दीजिए, वगैरह वगैरह सब कुछ जो भी। तो वो कमोडिटीज इसमें दिया है, करीब 850 पौने 900 कमोडिटीज हैं, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, घी, दूध, मक्खन, दही वगैरह वगैरह, मिठाई, ये सब। तो अब इसको दोनों को मिला के देखिए। अब एक प्रोविजन मैंने पहले पढ़ा, एक ये अभी पढ़ा। पहला प्रोविजन क्या कहता है कि देश के अंदर जो आप सपोर्ट दे रहे हैं किसानों को वो खत्म करिए। दूसरा प्रोविजन ये कहता है कि बाहर से जो खेती के सामान आते हैं उनके लिए दरवाजा पूरा खोल दीजिए। अब क्या होगा, दोनों को मिला के देखिए। आपने देश में किसानों को सपोर्ट प्राइस देना बंद किया, माने आपने ये कहा कि अब कॉटन का भाव 2000 रुपए क्विंटल नहीं होगा, मार्केट में अगर 1500 रुपए क्विंटल है तो किसान को उसी पे बेचना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ आपने बाहर से कपास आने के लिए दरवाजा खोल दिया, तो बाहर का कपास आ गया। तो बाहर का कपास आके क्या करेगा, आपके कपास के भाव को गिराएगा। अगर बाहर से कपास भरकर आ रहा है और जहाज चल गया है, इतनी अफवाह ही बाजार में दाम को गिरा देती है, तो एक्चुअल कपास आ गया तो क्या होगा, सोचिए। आपने सुना था वो ये जो सट्टेबाजारी चलती है, ये तो अफवाह पे चलती है ना, रियलिटी में कुछ नहीं होता। एक तेजड़िया है, एक मंदड़िया है। उस दिन आपको बताया गया, सटोरिये दो तरह के होते हैं, एक तेजड़ी एक मंदड़ी। तो अब वो क्या खेल में लगे हुए हैं, वो ये खेल में लगे हुए हैं कि किसी ने आपस में सट्टेबाजी में कर लिया कि भाई आने वाले 15 दिन में कपास का भाव क्या होगा। तो एक कहता 2000 रुपए क्विंटल, दूसरा कहता 2500 रुपए क्विंटल। तो वो कहते चल भाई लग गई मेरी तेरी, तो दोनों की हो गई शर्त। अब दोनों ने अपने अपने स्तर पे अफवाह फैलाना शुरू किया। तो जिसको 2000 रुपए क्विंटल भाव लाना है कपास का, वो क्या खबर फैलाएगा, वो ये खबर फैलाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का कपास, न्यूजीलैंड का कपास, सब देश का कपास भारत में आ रहा है और जहाज पे लद गया है और चल गया है। तो यहां मार्केट में हड़कंप हुआ, धड़ाधड़ भाव गिरना शुरू हो गया, ठीक है। कपास आया नहीं है, भाव गिरा दिया उन्होंने और अपना लेन देन कर लिया। दूसरी तरफ है एक सटोरिया, वो क्या अफवाह फैलाएगा, वो फैलाएगा कि वो जहाज चला तो था लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसमें आग वाग लग गई, अब वो पहुंचने वाला नहीं है, तो फिर कपास का भाव बढ़ गया। सटोरिया यही करते हैं। शेयर बाजार में भी यही होता है। तो ये जो सट्टा बाजार है, ये जो शेयर बाजार है, वहां अगर आप कल्पना करो कि अफवाह मात्र फैलाने से कपास का भाव चढ़ता गिरता है, तो एक्चुअल कपास अगर आ गया तो क्या होगा। अभी तो आया कुछ नहीं है। एक ने खबर बना दिया कि जहाज लेके चल चुका है, दूसरे ने कह दिया कि नहीं वो तो एक्सीडेंट हो गया, उसमें आग लग गई, अब वो पहुंचेगा नहीं, तो आप घूम गए उतने में। अब ये एक्चुअल कपास लदा हुआ जहाज आ जाएगा 2001 के बाद, तो कपास के रेट में क्या अंतर आएगा। हो सकता है आपकी सरकार तो एग्रीगेट मेजरमेंट सपोर्ट नहीं देगी, तो वो ये कहेंगे कि भाई मार्केट में तो कपास अब ज्यादा हो गया है, डिमांड कुछ कम हो गई है। थ्योरीज तो वही है ना डिमांड सप्लाई की, डिमांड ज्यादा हो गई है, डिमांड कम हो गई है, सप्लाई ज्यादा हो गई है, तो अब तो भाव गिरना है। तो लास्ट ईयर अगर कपास 2000 रुपए क्विंटल बेचा, तो अगले साल हो सकता है 2005 में 1000 रुपए क्विंटल बिके, 900 रुपए क्विंटल बिके, 1200 रुपए क्विंटल। तो मर गया किसान तो जिसने कपास लगाया था। और ये तो एक कपास का हुआ। मान लो गेहूं में यही हो गया, चावल में यही हो गया, चने में यही हो गया, मटर में यही हो गया, दूध में हो गया कि डेनमार्क से दूध आ गया और आपके देश में दूध की उपलब्धता बहुत हो गई, तो सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, दूध का भाव गिर गया। तो अब इसमें दो तरह के क्लास खड़े हो जाएंगे। अपने ही देश में देखिए संघर्ष होगा। कैसा संघर्ष होगा? एक क्लास वो होगा जिसके पास खाने पीने को बहुत कम है, वो कहेगा आने दो ना, सस्ता आता है तो आने दो, हमको तो मिलता है ना। 12 रुपए लीटर दूध हम नहीं पी सकते थे, अब ये 4 रुपए लीटर आ रहा है तो पी तो लेंगे कम से कम, ठीक है। तो एक क्लास ये खड़ा हो गया। और दूसरा कौन सा? वो मर गया किसान, वो खड़ा हो गया कि मुझको तो भाव नहीं मिलता दूध का। तो आपके ही देश के
दो वर्ग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब देश में ही संघर्ष शुरू हो गया और खेलने वाले अपना खेल खेल रहे हैं। होगा कि नहीं होगा? आपको लोग बात करते हैं कि नहीं, चीन से सस्ता माल आता, आप काय को स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाते हैं? हमको तो लेने दीजिए ना, हमको तो ये मिलता ही नहीं था अब तक। दूध की हमने शक्ल नहीं देखी थी। 4 रुपए लीटर का दूध अगर आ जाता है तो आप क्यों रोकते हैं उस दूध को? आने दीजिए, फ्री ट्रेड होने दीजिए, लिबरलाइजेशन होने दीजिए, गेट एग्रीमेंट लागू होने दीजिए। प्रश्न सबसे बाद में करना। हाँ, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब ही उसमें आ जाए। तो ये जो बात आ गई, अब कपास आ गया, कपास ने भाव गिरा दिया। भाव गिरा तो एक देश का क्लास है जिसको कपास के कपड़े बड़े महंगे पड़ते रहे हैं, वो तो ये तर्क देने लगेगा कि भाई सस्ता कपास आता, भले ऑस्ट्रेलिया से आए या अमेरिका से आए, न्यूजीलैंड से आए या चाइना से आए, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, मुझको सस्ता चाहिए क्योंकि मेरी परचेजिंग कैपेसिटी कम है। तो उन्होंने क्या किया कि आपके देश में अपना एक सपोर्टर वर्ग खड़ा कर दिया, एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग उनका आ गया। माने आपके ही घर में आपका दुश्मन पैदा कर दिया उन्होंने। अब लड़िए आप उससे, उसके तर्कों को शांत करिए। आधे से ज्यादा एनर्जी आपकी उसी में चली जाएगी और वो कपास वपास बेच के अपना धंधा करके यहां से निकल लेंगे। आप लड़ते रहिए आपस में। अब एक कपास में ये होगा तो 840 आइटम है, मैंने आपसे कहा। गेहूं है, चावल है, चना है, मटर है, दाल है, उड़द की दाल है, तुअर की दाल है, इसकी दाल है, फलाने की दाल है, ये सब आएगा क्योंकि बैरियर आपने हटा दिया। तो ये मात्र 2 प्रोविजन मैंने आपको अभी पढ़े हैं गेट एग्रीमेंट। उसका असर समझ में आ रहा है? एक असर तो ये होगा कि आपके देश के किसान को जब सपोर्ट प्राइस नहीं होगा तो उसको बाजार में भाव कम हुआ। दूसरी तरफ बाहर से जो सस्ता सामान आ गया, और बाहर से सस्ता क्यों आता वो भी समझ लीजिए। अमेरिका में इस समय किसानों को 380% सब्सिडी है डायरेक्ट, 380 से 400% रहती है। अमेरिका का जो बजट है ना, उस बजट का 25% सब्सिडी में जाता है, लगभग 20 से 25%। अब 400 अरब डॉलर की रकम आप जोड़ लें, अगर रुपए में अगर आप उसको करें, 1 अरब में 100 करोड़ होता है, तो 400 गुणा 100 करोड़, 40,000 करोड़ डॉलर। अब 40,000 करोड़ डॉलर को रुपए में बदल लें, 45 का गुणा कर लें, 50 का कर लें, माने इतने लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी अमेरिका के किसानों को मिलती है और वो सीधे उत्पादन पे मिलती है। माने आपकी उत्पादन कीमत कुछ भी हो, सरकार आपको कम कीमत पर बेचने के लिए प्रेरित करती है, बाकी भरपाई सरकार कर देती है। सरकार कहेगी जी आपका गेहूं पैदा हो, मान लो कपास पैदा हो रहा 1,000 रुपए क्विंटल, ऐसी कल्पना। अमेरिका की सरकार कहेगी कि आप दे दो 400 रुपए क्विंटल में, मार्केट में 600 रुपए क्विंटल का जो घाटा है वो हमसे ले लो आप। तो वो देते हैं डायरेक्ट सब्सिडी, 400% तक देते हैं। तो उनकी इतनी ज्यादा सब्सिडी होने से माल सस्ता है उनका, उत्पादन कीमत उनके यहां कम नहीं है अमेरिका में। दूध के 1 लीटर का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस समय अमेरिका में है वो भारत से 3 गुना ज्यादा है। 1 लीटर दूध पैदा करने में भारत में 8 साढ़े 8 रुपए खर्च होता है, अमेरिका में इस समय 30-32 रुपए खर्च होता है। लेकिन दूध पर 400% सब्सिडी होने के कारण वो आपके दूध से सस्ता है। डेनमार्क में भी 1 लीटर दूध पैदा करने की जो कीमत है वो 150 रुपए से ऊपर है, लेकिन सब्सिडी ज्यादा होने के कारण वो बहुत सस्ता है, 1.5-2 रुपए लीटर में है। तो उन्होंने दे रखी है सब्सिडी। अब उनके सब्सिडी पाया हुआ कोई भी खेती का माल आपके बाजार में आएगा तो निश्चित रूप से आपके माल से सस्ता है। सस्ता है तो उसकी डिमांड हो गई, आपके माल की डिमांड खत्म, तो किसान तो मर गया बेचारा। अब क्या होगा इसका दुष्प्रभाव? इसका ये होगा कि मान लो 1 साल कपास का भाव गिरा, अगले साल दूध का गिरा, अगले साल किसी और चीज का गिरा, फिर किसी और चीज का गिरा। तो भाव गिरते गिरते किसान फिर क्या करेगा? कहेगा खेती तो घाटे का सौदा, वैसे भी कोई फायदा ज्यादा नहीं है इस समय खेती में, लेकिन और भाव गिरेगा तो कहेगा ये तो बेकार है, तो चलो खेती बंद करो, बेचो खेत बेचो। तो इसी में अगला प्रोविजन है, फिर ये बहुत सिस्टमेटिक है पूरा। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है कि कोई भी विदेशी कंपनी आती है, पेज नंबर L35 पर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के रूप में लिखा हुआ है, कोई भी विदेशी कंपनी आए तो उसको खेत खरीदने की छूट दो। अब तक ये नहीं है हमारे देश में।
अब तक विदेशी कंपनी आती है तो लीज वीज पे जमीन तो ले सकती है, खरीद नहीं सकती, मिल्कियत उसकी नहीं हो सकती, लेकिन गेट करार की शर्त है कि आप ऐसा करो। तो हमारी सरकार अब वो भी मान लेगी 2005 में। तो आपने जब ये परमिशन दे दिया कि वो जमीन खरीद लें और इधर आपने परिस्थिति बना दी कि किसान जमीन बेचना शुरू कर दें, तो अंतिम परिणाम क्या? अंतिम परिणाम ये कि अगर मान लीजिए किसान हैं, 1-8 करोड़ किसानों ने जमीन बेच दिया 4-5 साल में, वो जमीन विदेशी कंपनियों के हाथ में गई। अब वो बनाएंगे बड़े बड़े फार्म, 50,000 एकड़ का, 1 लाख एकड़ का, 2 लाख, क्योंकि वैसे ही फार्म है अमेरिका और यूरोप में। छोटे छोटे फार्म है तो 10,000 एकड़ के, 15,000 एकड़ के। यहां तो 10 बीघे की बात होती है, 15 बीघे की बात होती है, वहां 1 लाख एकड़ की बात होती है। एक एक किसान के पास 1 लाख एकड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किसान बहुत कम है अमेरिका में। टोटल पॉपुलेशन अमेरिका का जितना है उसमें मात्र 1.5 से 2 करोड़ ही किसान है। पूरी जमीन उन्हीं के हाथ में है, हाँ 4% लगभग, और वो कॉरपोरेशन के रूप में भी है। तो अब उन्होंने ये देखिए 3 प्रोविजन लाए आपके देश में। एक तो ये कि बाहर से आने वाले माल पे पाबंदी हटाओ, दूसरा प्रोविजन ये लाया कि आप डोमेस्टिक सपोर्ट बंद करो, तीसरा लाया कि आप भारत में किसी भी विदेशी कंपनी को जमीन खरीदने की परमिशन दो। इन तीनों का दुष्परिणाम क्या हुआ? 10 साल में भारत की सारी खेती विदेशी कंपनियों के हाथ में गई। अब क्या होगा? आपके जितने मालिक हैं खेत के, वो उनके यहां मजदूरी करने पहुंच गए। तो अंतिम परिणाम ये निकला कि आज तक जो व्यक्ति खेत का मालिक था वो कल किसी विदेशी कंपनी में मजदूर हो गया। वो आपको थोड़ा ये कहेंगे, अच्छा जी हम तो सेवाग्राम की जमीन ले रहे हैं, मान लो 10,000 एकड़ ये ले रहे हैं, ले लिया उन्होंने। अब ये सब चिल्लाएंगे ये मजदूर बेकार, वो कहेंगे ठीक है नौकरी दे देंगे सबको, आ जाओ। तो आप लाइन लगा के खड़े हो गए उनके यहां। आज खेत के आप मालिक थे, कल उनके यहां आप नौकर बन के खड़े हो गए। तो रिश्ता बदल गया ना आपका। जब तक आप मालिक थे तब तक आपकी हैसियत है, इज्जत है, सम्मान है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है। अब तो आप किसी कंपनी के नौकर हो गए। यही हो रहा है हिंदुस्तान में पिछले 10 साल से। कोई विदेशी कंपनी आती है, कहीं की जमीन खरीदती है, वो जमीन जिन लोगों की होती है उनको वायदा करती है कि हम तुमको नौकर बना लेंगे। हमारे देश के आदिवासी, वनवासी या हमारे देश के किसान जमीन बेचते हैं, फिर उसी कंपनी में जाके नौकरी करते हैं। लेकिन नौकरी टेम्परेरी है, परमानेंट कभी नहीं करते वो किसी को। आज चाहे आज निकाल दें, कल चाहे कल निकाल दें। यूनियन आप बना नहीं सकते उनके यहां, अपने हितों की डिमांड आप कर नहीं सकते। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला चाहे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या साधारण खलासी, दोनों के सिर पे तलवार हर दिन सवेरे लटकती रहती है कि मालिक ने बुला के कहीं नोटिस दे दिया कि कल से काम पे नहीं आना, तो नहीं आना, बात खत्म हो गई। अब आप ना कहीं अदालत में जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट। अब आप सोचिए कि ये 3 छोटे से प्रोविजन मैंने पढ़कर सुनाए हैं खेती के, ऐसे इसमें 57 प्रोविजन है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में। मैंने 3 सुनाए हैं। आप 3 का ये असर है, बाकी का क्या होगा? ऐसे ही एक चैप्टर का मैं सुनाता हूं जिस पे अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये जो पेटेंट वेटेंट का झगड़ा है ना, इसके बारे में जो चैप्टर है उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करता हूं। अच्छा, ये इतना सा मैंने बोला, अब इसमें प्रश्नों तो पूछ लो ताकि ये क्लियर होता जाए। है 2005 के बाद अभी भी वैसे लीज पे लेने का अधिकार तो अभी भी है, और छोटे मोटे स्तर पे तो खरीदना शुरू किया ही है। कुछ कुछ राज्य सरकारों ने उनको परमिशन देना भी शुरू किया है, लेकिन 2005 1 जनवरी के बाद पूरे देश में ये होगा। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। वो खत्म हो गया है 2005 से, वो बिल्कुल निष्प्रभावी होगा सीलिंग एक्ट, क्योंकि वो सीलिंग एक्ट हटाने के बाद ही ये प्रोविजन लागू होगा। तो सीलिंग एक्ट में चेंज किया जाएगा, और वो चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में बिल आ गया है ऑलरेडी। लैंड सीलिंग एक्ट को भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया है, वो चेंज करने जा रही है। शायद ये सेशन में, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में पारित हो जाएगा। तो वो जो पारित होगा एक्ट, वो यही है
जिसको मैंने आपको पढ़ के सुनाया। हाँ, अभी ये प्रश्न पे मैं थोड़ा अंत में आऊंगा कि ये अमेरिका पे लागू होगा कि नहीं। इसके अलावा ये पूछिए, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर मैंने बोला आपको खेती वाला, वो ऐसे अफोर्ड करते हैं। वो आप उस दिन थी नहीं जिस दिन पूंजी वाला खेल हुआ था यहां। वो पूंजी जो उनके यहां बनती है वो कैसे बनती है वो आपने थोड़ा तो समझा ही है। जो पूंजी उनके पास हमेशा सरप्लस है, क्योंकि उनका सिस्टम इस तरह का है। आपने कुछ इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट में से प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन में से प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को फिर इन्वेस्ट किया, फिर प्रोडक्शन हुआ, फिर और प्रॉफिट आया, फिर और इन्वेस्ट किया और प्रोडक्शन, इस तरह से पूंजी बनती चली जाती है। एक दूसरा, सट्टा बाजार में बहुत होती है। मैंने आपसे कहा ये तेजड़िए मंदड़िए, ये बहुत बड़े, सबसे बड़ा सट्टा बाजार तो अमेरिका में ही है, न्यूयॉर्क में, और उससे उसी के अधीन सारे दुनिया के सट्टा बाजार काम करते हैं। तो उन्होंने सब सेंटर्स बनाए हुए हैं, तो वहां सट्टे में से पूंजी बहुत आती है। सट्टे में से कैसे आई? मैंने कहा कि न तो कहीं कपास है और न कहीं जहाज है। आपने समझ लिया ना। एक आदमी ने कहा कि कपास भरा जहाज चला है अमेरिका से और भारत पहुंचेगा 15 दिन में। अभी कहीं जहाज नहीं है, कहीं कपास नहीं है, रियलिटी में कहीं कुछ नहीं है, एक होक्स है, झूठा है पूरा। तो उसने बना। अब दूसरा कहता है जी वो तो बीच में ही जल के खत्म हो गया, वो उससे भी बड़ा झूठा। अब इन दोनों ने आपस में सौदा कर लिया। सौदा कर लिया तो न कहीं कपास था न जहाज था, लेकिन पूंजी तो बना ली सौदे में। ये पूंजी अमेरिका में सबसे ज्यादा है। और अमेरिका में तो आप जानते हैं सट्टा क्या क्या चीज में लगता है। कल राष्ट्रपति मर जाएगा, एक कहेगा नहीं परसों मरेगा, लग गया सट्टा। आपको मालूम है ये? प्रेसिडेंट आज मरेगा, एक ने लगा दी, वो कहा नहीं 24 घंटे बाद मर जाएगा, कोई कहेगा नहीं 36 घंटे बाद, तो लगा लो भाई। मरेगा तो इतना, जिएगा तो इतना, ये तो इतना, वो तो इतना। तो न तो राष्ट्रपति मरने जा रहा है और न राष्ट्रपति मरा है, घटना कहीं घटित नहीं हुई है, लेकिन पूंजी बन गई सट्टे में। अभी ये सट्टा अमेरिका में बहुत होता है कि अगले एक हफ्ते में टेररिस्ट अटैक हो जाएगा। ये हुआ ना 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। तो ये 2001 का अटैक जो हुआ, इसने अमेरिका के सट्टा बाजार को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। अभी हर दिन यही सट्टा लगता है। 24 घंटे में एक और अटैक होने वाला है अल-कायदा का। वो कहेगा नहीं नहीं 4 दिन बाद हो जाएगा अल-कायदा का। और आप जानते हैं अमेरिका में इसको बाकायदा सैंक्शन है, ऑफिशियल सैंक्शन है, सरकार इसमें इन्वॉल्व है। अमेरिकन गवर्नमेंट का पूरा एक डिपार्टमेंट ये सट्टा खिलाता है और उसमें से टैक्स लेता रहता है। भाई आपने सट्टा बाजार में कमाई की, अब इतना टैक्स, उनको टैक्स से लेना देना है। अफवाह फैलती है, फैले दुनिया में, और उन्हीं अफवाहों पे अपना शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। रियलिटी में कहीं कुछ नहीं होता। लेकिन आज शेयर बाजार अचानक बहुत चढ़ गया और कल अचानक से बहुत गिर गया। आपकी इकोनॉमी में न तो कोई गिरावट आ गई एक दिन में, न कोई बहुत ऊंचाई आ गई, लेकिन बाजार इतना ऊपर नीचे चढ़ता, ये तो अफवाह पे ही चलता है ना। तो वो तो अफवाह फैला के ही पूंजी बनाते रहते। और जो कुछ हमको बेचते हैं वो लाखों गुना महंगा। ऐसे समझ लो अमेरिका ने हमसे खरीदा आयरन ओर, और मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता रहा हूं। ये भारत से आयरन ओर अमेरिका जा रहा है 15 पैसे किलो, 15 पैसे किलो यहां से आयरन ओर जाता है। और हिंदुस्तान में 3-4 जगह से जा रहा है। ये तो जा रहा है सबसे ज्यादा गोवा से जा रहा है, फिर ये बेलाडीला का, ये छत्तीसगढ़ का जो इलाका, ये छत्तीसगढ़ वाले बैठे हैं, जापान जा रहा है, अमेरिका जा रहा है 15 पैसे किलो। मैंने सब उनसे कैलकुलेशन करा लिया रेट, 15 पैसे किलो जा रहा है। उसी से हवाई जहाज बन रहा है, और एक हवाई जहाज आ रहा है 400 करोड़ का या 600 करोड़ का, 600 करोड़ का मान लो। हवाई जहाज का टोटल वेट निकाल लो आप, 600 करोड़ से भाग दे लो उसका, तो 1 किलो लोहे की कीमत क्या पड़ती है, आपका दिमाग काम नहीं करे। हमसे लोहे का कच्चा माल ले लिया 15 पैसे किलो में, हमको हवाई जहाज दे दिया 600 करोड़ का। एक हवाई जहाज मान लो 500 टन का हो, और हिसाब जोड़ लो आप, 500 टन 700 टन के आसपास होते हैं हवाई जहाज। कार्गो है तो 1000 टन का, इससे ज्यादा नहीं। तो आप मान लो 1000 टन का है, 600 करोड़ का आपने खरीद लिया, 600 टन मान लो, तो 600 करोड़ में कैसे?
सब तो ज्यादातर लोहे से ही बने हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप टोटल मान लो कि ये लोहे से ही है। मशीन है, मशीन में मैक्सिमम तो लोहा ही लगता है ना, और क्या है? आइए पेंट एंड टैंक गिन लो। हमने उनसे हमारी आर्मी के लिए टैंक इंपोर्ट किया, ठीक है, उसका गिन लो आप, तो वो भी आपको पता चलेगा कि 1 किलो, हाँ मान लो 1 करोड़ रुपए किलो का मान लो, तो 1 करोड़ रुपए में आपने किलो खरीदा और 15 पैसे किलो में बेचा, पूंजी बनी कि नहीं बनी? तो इस तरह से उनके पास सरप्लस पूंजी बनती है। दुनिया के जितने भी गरीब देश हैं उनसे कच्चा माल हमेशा कौड़ी के भाव में खरीदना और उनको पक्का माल बहुत अधिक कीमत पे बेचना, ये खेल वो खेल रहे हैं पिछले 250-300 साल से। इसी के लिए उन्होंने कॉलोनाइजेशन वगैरह किया था सब जगह जाके। और इस खेल में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है एक्सचेंज रेट। तो आपका रुपया लगातार नीचे गिराना है, डॉलर को लगातार ऊपर बढ़ाना है, वो इसी खेल के लिए कि आपका रुपया जितना कम होगा एक्सपोर्ट आपका उतना चीप होगा, उनका डॉलर जितना महंगा होगा इंपोर्ट आपका उतना ही कॉस्टलियर होगा। तो खरीदेंगे महंगा और बेचेंगे सस्ता, ये धंधे में हम पड़े हैं, इसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं। और अरुण जेटली कह रहा है कि ये तो बहुत अच्छा धंधा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, और परसों उसने कह दिया कि जितना इंपोर्ट बढ़ेगा देश का विकास और होने वाला है इस देश। तो इस तरह से पूंजी उनके पास आती है सरप्लस। एक तो अपने देश के लोगों से लिया हुआ टैक्स, दूसरा उनका किया हुआ एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट जो है बहुत अधिक कीमत पर अमेरिका से जो किया जा रहा है, और इंपोर्ट जो कर रहे हैं बहुत सस्ता, उसमें से पूंजी उनके पास बहुत अथाह है। और पहले पूंजी आती थी लूट करके, भारत को लूट लिया, अफ्रीका को लूट लिया, इनको लूट लिया, उनको लूट लिया, तो लूटी हुई पूंजी उनके पास है पहले से। फिर ये पूंजी और तो पूंजी ही पूंजी है उनके पास, पैसा ही पैसा है, अथाह पैसा। अभी उनको समझ में नहीं आता क्या करें, तो वो सब्सिडी देते हैं, ये करते हैं, वो करते, तो वो सब्सिडी इतना ज्यादा इसलिए दे पाते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल सरप्लस है। वो सरप्लस होने के कारण ज्यादा सब्सिडी देकर सस्ता माल वो बनाकर आपके देश में बेचें, और आपकी सरकार डोमेस्टिक सपोर्ट भी खत्म कर दे किसानों का, और ऊपर से जमीन खरीदने की उनको परमिशन दे दे, सब खत्म। एक दूसरा, इसी में एक प्रोविजन है जो मैं भूल गया, ये एग्रीकल्चर टैक्स में, वो प्रोविजन ये है कि हम जो इंपोर्ट करेंगे वो कंपलसरी है बाहर से। खेती का चावल है, चना है, मटर है, दाल है, उसका एक प्रोविजन है, वो मैं भूल गया, वही चैप्टर है, और उसका प्रोविजन शायद नेक्स्ट ही प्रोविजन है। वो प्रोविजन ये L36 है ना, तो L37 है वो। L37 ये कहता है कि आपने, ये आ गया L30, वो ये कहता है कि आप जो कुछ खाते पीते हैं उसका 8% इंपोर्ट करिए, जितना खाते पीते हैं, जितना आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसका कम से कम 8% इंपोर्ट करिए मिनिमम पहले साल में। ऐसे समझिए, हम 1 करोड़ टन गेहूं खाते हैं तो 8 लाख टन विदेश से खरीदिए, 1 करोड़ टन चावल खाते हैं तो 8 लाख टन विदेश से खरीदिए, 1 करोड़ टन चीनी खाते हैं तो 8 लाख टन विदेश से खरीदिए। जरूरत नहीं है हमें, हमारे यहां चीनी तो सरप्लस ही है इस समय, गेहूं भी सरप्लस ही है, आप जानते हैं, समुद्र में फेंकना पड़ रहा है, चीनी को बर्बाद करना पड़ रहा है, दूध भी अभी सरप्लस हो गया है, तो बहुत सारी चीजें सरप्लस हैं, जरूरत से ज्यादा, फिर भी आप इंपोर्ट करिए। अब आपके पास पहले से सरप्लस है और इंपोर्ट करेंगे तो भाव तो और गिरने वाला है, और आपको डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं है कुछ भी किसानों को। तो होने वाला यह है कि ये 3-4 प्रोविजन खेती वाले चैप्टर के ही पूरे किसान का सत्यानाश कर डालेंगे 10 साल में या 15 साल। फिर क्या होगा, किसान वही रह पाएगा जो बहुत पैसे वाला हो या बहुत जमीन जिसके पास हो। छोटा किसान जो 5 बीघे का है, 2 बीघे का है, 3 बीघे का, उसके लिए खत्म। और ये जो सपोर्ट खत्म होने का मतलब है, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट सबके प्राइस बढ़ जाना, बीज का भाव बढ़ जाना, कीटनाशक दवाओं का भाव बढ़ जाना, डोमेस्टिक सपोर्ट से उनको कम रखा जाता है लेकिन ये सब भाव बढ़ना। अभी भी बीज का भाव, पपैया का बीज अभी मैंने पूछा 70,000 रुपए किलो तो आज है। पपैया का बीज आज मार्केट में 70,000 रुपीज पर केजी है। 2005 के बाद आप इमेजिन करिए क्या होगा। अभी तो ये है, जबकि पूरा गेट लागू नहीं है।
2005 के बाद हो सकता है 1.5 लाख रुपए किलो हो जाए। अब कितने किसानों में दम है कि पपैया का बीज खरीद के खेती करें? तो फिर क्या होगा, जो अमीर किसान होगा वो तो कर लेगा महंगे से महंगा खरीद, साधारण गरीब किसान के तो बस का नहीं। तो इसमें होगा क्या, ये 3 ही प्रोविजन की अगर हम चर्चा करें और कंक्लूड करें इस चैप्टर को, क्योंकि एक चैप्टर में ज्यादा समय नहीं लगा सकते, तो ये होगा कि छोटे छोटे सब किसान बाजार से चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनको आप मजदूर बना देंगे। अच्छा, ये मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता था। ये जो उस दिन रविंद्र शर्मा आए थे ना, इनके पास मैं पिछले 10 साल से जाता रहता हूं, हमारी उनकी दोस्ती है। उनके आश्रम में कभी कभी जाता हूं, उनके यहां किसान विसान आते हैं, मजदूर आते हैं। तो एक बार मैं ऐसे ही उनके आश्रम में बैठा हुआ था, तो एक तेलुगु किसान आ गया कुछ उससे बात करने, तो मैंने भी उससे बात किया। थोड़ा थोड़ा तेलुगु मैं समझता हूं, थोड़ा वो हिंदी समझता है, तो हमारी उनकी आपस में चर्चा शुरू हुई। तो मैंने कहा क्या करते हैं, तो कहने लगा पहले तो खेती करते थे, अब जमींदार के खेत में मजदूरी करते हैं। पहले तो खेती करते थे, अब हम जमींदार के खेत में मजदूरी करते हैं। मैंने पूछा वो कैसे हो गया, आप जब पहले खेती करते थे माने खेत के मालिक थे, अब आप नौकर हैं किसी जमींदार के खेत में, ये कैसे हो गया? तो उसने बहुत सरल भाषा में पूरा समझा दिया मुझे। उसने कहा कि ये जब से यूरिया आ गया हम सब मजदूर हो गए, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट। मेरे समझ में नहीं आया, मैंने फिर उसको पूछा इसका अर्थ क्या हुआ। उसने कहा जब से यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट आ गया हमारी खेती की लागत बढ़ गई, लागत बढ़ गई तो हमारे लिए खेती करना मुश्किल हो गया, तो हमने सोचा कि खेत बेचो और किसी जमींदार के यहां मजदूरी करना शुरू कर दो। मैंने पूछा पहले खेती कैसे करते थे, तो उसने कहा जमींदार के खेत में हिस्सेदारी थी हमारी। अब आप देखिए बात क्या हो रही है, जमींदार के खेत में हिस्सेदारी थी। हिस्सेदारी तो आप समझते ही हैं। मेरे पास 10 बीघा खेत है, मैंने किसी किसान से कहा कि भाई तुम जोतो, मेहनत करो, जितना पैदा होगा 50% तुम्हारा, 50% मेरा। तो ये तो हो गई हिस्सेदारी, माने वो भी मालिक है, मैं भी मालिक हूं, हम दोनों मालिक के हैसियत के हैं। ये अलग बात है मैं थोड़े साफ सुथरे कपड़े पहनता हूं, उसके कपड़े कुछ गंदे हैं, लेकिन हैसियत उसकी मेरे बराबर की है, वो मेरे खेत में हिस्सेदार है। तो पहले खेती होती है हिस्सेदारी की, लेकिन जब ये यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट आ गया तो कहता हम तो हिस्सेदारी से निकल गए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया हमारा, हमको आमदनी कम हो गई, तो हमने सोचा अब नौकरी कर लेना अच्छा है, तो हिस्सेदारी छोड़ दिया, अब वो मजदूर हो गए। तो पहले वो मालिक था, अब आपके डीएपी, सुपर फॉस्फेट, यूरिया ने उसको मजदूर बना दिया। ये तो हो गया अभी 56 साल में। अब जरा कल्पना करो कि ये गैट आ गया 2005 से, अब क्या होगा? थोड़ा सा यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट आया, थोड़ा सा महंगा, तो ये हालत हो गई कि करोड़ों किसान जो हिस्सेदार थे वो मजदूर हो गए। अब ये पूरा गैट करार अगर आ गया तो यहां तो मजदूर ही मजदूर हैं, उनके मालिक। और अभी क्या है कि आप हिंदुस्तानी कोई किसान के मिल्कियत के खेत में मजदूरी करते हैं, फिर आप उनका भी मालिक अमेरिका में बैठा है, उसके मजदूर हो गए। यही तो होगा भाई, अमेरिका वाले यहां की खेती नहीं कराएंगे, वो अपना एक कॉन्ट्रैक्टर बनाएंगे या सब कॉन्ट्रैक्टर बनाएंगे, वो उनके लिए खेती करेगा, तो आप गुलामों के गुलाम हो गए, हैसियत तो और नीचे आ गई ना। तो वही हो गया ना, तो हम लड़ते थे कि भाई जमींदारी नहीं होनी चाहिए, अब ये तो जमींदारी से भी बड़ी जमींदारी आ गई है। हाँ, अभी भी इसमें हाँ, वो इसी के लिए है। हाँ, ये जो वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है वो ये कि महाराजा साहब आने वाले हैं, तैयारी करो, क्योंकि आपकी जमीन उनको चाहिए, तो वेस्टलैंड तो वो खरीदेंगे नहीं, पहले इसको डेवलप करो, फिर आपकी तो हैसियत है नहीं जमीन को रोके रहने की, दे दो उनको डेवलप करके। तो वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने चल रहे हैं और वर्ल्ड बैंक के डोनेशन से ये जो जगह जगह तालाब बनाने के काम चल रहे हैं, वो तो इसी के लिए चल रहे हैं। अभी हमारे देश में आपने देखा है ना, एक पानी बचाने का, वाटर हार्वेस्टिंग का बड़ा अभियान चल रहा है, जिसमें अन्ना हजारे जी का नाम आया, ऐसे और भी लोग हैं, राजेंद्र सिंह राणा हैं, अन्ना हजारे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके पीछे का जरा सच आप समझिए तो आंखें खुल जाएंगी आपकी। सच ये है कि भारत सरकार उसके लिए फंड्स दे रही है, ठीक है,
कापार्ट नाम की एक एजेंसी फंड्स दे रही है कि गांव-गांव तालाब बनाओ। गुजरात में बने हैं 10,000 या 10,500 तालाब बने। सरकार को फंड्स दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने कि आप हरेक जमीन के नजदीक तालाबों की व्यवस्था करो। तो सरकार वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके तालाब खोद रही है, जगह जगह तालाब बना रही है। आपको लग रहा है देश का विकास हो रहा है। 2005 के बाद ये गेट आ रहा है। गेट आ रहा है तो जमीन खरीदने के लिए उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं। तो आपके बने हुए तालाब, आपकी जमीन उनके काम आने वाली है, तो वो तो करेंगे ही। जो भी सरकारी पैसा लेकर एनजीओ बनाकर काम कर रहे हैं या विदेशी पैसा लेकर एनजीओ बनाकर काम कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली 2 साल के बाद आपको लगेगा कि तो देश के तो सबसे बड़े दुश्मन यही है। जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिल रहा है, जिनको ये तो राजस्थान वाले जानते हैं, राजन सिंह राणा को मैग्सेसे पुरस्कार मिल गया है। अन्ना हजारे को भी अभी आप देखना एक आध हफ्ते में मिल जाएगा मैग्सेसे पुरस्कार। अन्ना हजारे के इंटेंशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो पॉलिटिक्स चल रही है वो जरा समझिए। पॉलिटिक्स ये है नहीं, वो ढस गया नहीं ढस गया, वो महत्व की बात नहीं। महत्व की बात यह है, पैसा आया वर्ल्ड बैंक से, भारत सरकार की एक एजेंसी कपार्ट को, कपार्ट से आपने लिया, ठीक है, और आपने बना दिए तालाब। कहां? जहां वेस्टलैंड है, और उसको डेवलपमेंट के नाम पर बनाए। 2005 के बाद आ रहा है गेट करार, जिसमें हर विदेशी कंपनी को हजारों एकड़ जमीन खरीदने की छूट है तालाब के साथ। तो उन्होंने आके झटके में वो सब खरीद लिए। तो मेहनत आपने की, तालाब आपने बनाए, जमीनें आपकी थी, चले गए उनके हाथ में। नहीं, बेचना तो मजबूरी हो जाएगी ना। मजबूरी ऐसी कि जैसे मैंने समझाया कि मान लो मैं खेती करता हूं, ऐसे कल्पना करो 10 बीघा खेत है, मेरे पास 2 तालाब हैं। अब मैं जो कुछ भी पैदा कर रहा हूं, बाजार में उसका भाव गिर गया, ठीक है, मैं 1 साल बेचा, 2 साल बेचा, लोन लेके किया, अगले साल लोन लिया, लोन बढ़ता गया। एक दिन बैंक आएगी, कुड़की करेगी, क्योंकि बाजार में जो भी विदेशों से इंपोर्टेड आइटम्स आ रहे हैं वो बहुत सस्ते हैं, मुझको भाव नहीं मिल रहा है, मुनाफा होगा नहीं, तो खेती में लागत बढ़ती गई, कर्ज भी बढ़ता गया। एक दिन बैंक आकर या तो आपके पूरे खेत को ले लेगी और वो नीलामी कर देगी, नीलामी में गया आपके हाथ से, या आप ही खुद बेच देंगे बैंक का कर्जा देने के लिए कि भाई अब मैं नहीं कर सकता, तो बेचो और बैंक का कर्जा पटाओ। तो परिस्थिति बना दी उन्होंने कि आप बेच ही दें उसको। वो ये नहीं कहेंगे आप बेचो, वो परिस्थिति ऐसी बनाएंगे कि आप सरवाइव ही नहीं कर सकें उस। जी क्या? ईएमआर? हाँ, वो मैं आ रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहा हूं। अभी खेती वाला मैं क्लोज करना चाहता हूं, इसमें कोई और सवाल हो तो पूछो। हाँ, हर साल का जो टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसका 0.5% बढ़ता जाएगा। जैसे ऐसे समझिए, पहले साल 8 लाख टन किया, अब आपका कंजम्पशन 1 करोड़ टन का है, तो उसका 0.5% निकाल लो। अगले साल फिर उतना करना है, फिर उसके अगले साल और 0.5% निकाल लो। तो मैंने ये कैलकुलेट किया, करीब 12, 14, 15 साल में आपके बाजार में आप कुछ पैदा न करें, सब कुछ वहां से आए, ऐसी स्थिति बन जाएगी। आप सिर्फ कंज्यूम करिए, प्रोडक्शन मत करिए। नहीं, अपने फेवर का प्रोविजन है, वो मैं बताता हूं। देखिए, इसमें अपने फेवर का एक प्रोविजन था, लेकिन उसका टाइम निकल गया। उसमें एक टाइम पीरियड दिया था, डेवलपिंग कंट्रीज निगोशिएट कर सकते हैं। एक प्रोविजन इसमें ऐसा था कि ये जो प्रोविजन मैंने सुनाए, इन पर आप डेवलपिंग कंट्रीज की ओर से कोई ग्रुप बना के डेवलप्ड कंट्रीज के साथ निगोशिएट कर सकते थे। निगोशिएशन क्या कर सकते थे? इतना कि अच्छा ये 8% है, इसको 6% कर दो। ये नहीं कर सकते कि इसको हटा दो इसमें से। मैंने पहले ही वो वाक्य पढ़ के सुना दिया तुमको कि ये पूरा एग्रीमेंट या तो स्वीकार करिए या तो टोटली रिजेक्ट करिए। इसमें ये नहीं कर सकते कि भाई 8% आपने जबरदस्ती है, हमारे ऊपर ज्यादती है, आप ऐसा करो 6% कर दो ये इंपोर्ट वाला, या 4% कर दो, या 2% कर दो। ये नहीं है। हाँ, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात कर। हाँ हाँ, उत्पादन पर, हाँ, उनकी जो लागत आती है
उसका 400% आप कम करके दे दो सरकार को, सरकार आपको भरपाई कर देगी। हाँ। वो तो पूरा ही वो करते हैं अमेरिका में, तो टोटली वो। हाँ, वो तो अमेरिका में तो इतना डॉलर छपता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब यही होता है कि आपके पास बाजार में जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उससे ज्यादा आपने मुद्रा प्रिंट करके फेंकना शुरू किया। तो अमेरिका तो इसके लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। अभी आज की तारीख में दुनिया के 10-12 देश, ज्यादा बात नहीं करता, 10-12 देश, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया मिलकर ये बोल रहे हैं कि हम सारा सोना अमेरिका को वापस देंगे, सारा डॉलर अमेरिका को वापस देंगे, सोना दे दो हमको। तो अमेरिका पायमाल हो गया, कंगाल हो गया, दिवालिया हो गया है। हाँ, फिर भी ज्यादा है। तो उन्होंने किया हुआ है, वो मैकेनिज्म बनाया है उसका कि डॉलर भयंकर प्रिंट करने के बावजूद डॉलर का रेट नहीं गिरना, उसके लिए मैकेनिज्म बना रखे हैं। वो जो पहले दिन का व्याख्यान था वो यही बताने के लिए था। अब वो मैकेनिज्म में हम फंस गए हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, हम भी उनके साथ लगे हैं। तो डेवलपमेंट तो उनका हो रहा है, हमसे तो वो चूस के सब ले जा रहे हैं। जी, 1 मिनट इसमें, हाँ, एक पूछ लेना। हाँ। थोड़ा तो इसमें वो है। देखिए मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, एक दृष्टि की बात बताता हूं। कहीं भी सरकार की तरफ से अगर कोई प्रोजेक्ट आया है, कोई एनजीओ किसी प्रोजेक्ट को लेके आया है, एनजीओ की मेरी परिभाषा जो है, जो समाज से कुछ लेके काम नहीं करते, सरकारी फंड पे जो काम करते हैं या विदेशी फंड पे जो काम करते हैं, अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट कोई एनजीओ लेके आया है या सरकारी पैसे से चलाया गया है, आप जान लेना वो सारा का सारा गैट करार की तैयारी के लिए ही है इस देश में। वनौषधि का इन्होंने कहा, वनौषधि आप लगाइए, इसके लिए भारत सरकार की कापाट एजेंसी बड़े पैमाने पर लोन दे रही है, लेकिन वो वनौषधियों पर 2-3 साल के बाद कंट्रोल उनका है जो जमीन खरीद ले। प्लांट आपने लगाए, मेहनत आपने की, प्लांट आपने बड़े किए, खरीद लिया उन्होंने पूरा का पूरा। हाँ, अब देखिए इसमें एनजीओ एक दूसरे तरह के भी हो सकते हैं। एक ऐसे एनजीओ जो लोगों से पैसा लेकर लोगों के काम में लगे हैं, जिनको सरकार से पैसा नहीं लेना है, विदेशी संस्थाओं से पैसा नहीं लेना, उनके ऊपर आप एक बार जरूर श्रद्धा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। लेकिन सरकारी पैसा कहीं भी किसी एजेंसी से लेकर अगर कोई काम कर रहा है, एक बार तो जरूर आप उसको शक की नजर से देखना और आपको दिखाई दे जाएगा क्या हो रहा है। राजेंद्र सिंह राणा को रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, फिर पूरे देश में उसकी यात्रा चलाई जा रही है, जल यात्रा हो रही है। वो जल यात्रा किस लिए हो रही है कि आप तालाब बनाते जाओ, 2-3 साल के बाद ये जमीन जाने वाली है उनके पास, उनको तालाब चाहिए क्योंकि खेती उनको करनी है और बड़े पैमाने पर करनी है। तो आप तो ये कहो कि हम तो बहुत बड़ा काम करने निकल पड़े और आप तो बन गए उनके एजेंट। अच्छा, आप एक बात ध्यान देना, जो भी व्यक्ति समाज सेवा का काम अपनी हिम्मत और ताकत से करेगा, अपने समाज के पैसे की ताकत से करेगा, उसको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। ये पिछले 50 साल में मैं आपको पूरी लिस्ट बता सकता हूं। लेकिन जिसने भी विदेशी पैसे पर काम किया, सरकारी पैसे पर काम किया, उसको मैग्सेसे भी मिलेगा और आपको नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, क्योंकि उनको रिकॉग्निशन उसी का कराना है जिससे काम करवाना है। हम ये राजकोट जाते हैं, बेलजी भाई के परिचित एक सज्जन है, वो नीम का पेड़ लगाने का काम करते हैं, उनको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। वो क्या नाम है उन भाई का जो नीम का पेड़ लगाते हैं, नीम, रामजी भाई। तो एक दिन बता रहे थे कि कितने कितने वन उन्होंने बना दिए। अब मुझे लगा कि इस आदमी ने तो इतना बड़ा काम किया अकेले दम पे, उसको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो अपनी ताकत से, अपने लोगों की मदद से कुछ कर रहा है। अगर वही काम वो कपाट की मदद से करता, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पे करता, 2 रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिल गए होते अब तक उसको। ये जो अवार्ड की पॉलिटिक्स है, ये भी इसके साथ एक हिस्सा है। तो आप कई बार जो है ना, अब इसमें से एक बात निकल आएगी, आ गई चर्चा में,
हमारे मन में हमेशा आता है ना, किन संगठनों से सहयोग करें, किन के साथ नहीं करें, किन के साथ करें, किन के साथ नहीं करें। कार्यकर्ताओं के मन में हमेशा चलता रहता है ना। कई बार अच्छा काम होता हुआ दिखता है तो आप कहोगे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम नहीं कर सकते, चलो हम इसके साथ मदद करें। तो आप ऐसे संगठनों के साथ कभी भी काम नहीं करना जो सरकारी पैसे पर और विदेशी पैसे पर काम करते, नहीं तो आप भी उसी लपेटे में आ जाएंगे। कल को क्या होगा, उनकी आदत है कुछ लोगों को खड़ा करना, उनकी मदद से काम करा लेना, फिर उनको निकाल बाहर फेंकना। ये काम उन्होंने राजा राममोहन रॉय से तब कराया था, यही काम अब राजेंद्र सिंह राणा से करा रहा। और ये जो इस तरह के लोग हैं जो सरकारी फंड्स पे काम करेंगे और विदेशी पैसे से काम करेंगे, वो प्रश्न उठाएंगे जो विदेशी प्रभाव के नहीं होंगे। आप ध्यान दीजिए, राजेंद्र सिंह राणा कभी स्वदेशी की बात नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आप उससे कहो कि गांव में बना हुआ दातून इस्तेमाल करने के लिए भी तो एक अभियान चलाओ, तो वो कहेगा ये तो छोटी बात है। सरकार से 2 करोड़ रुपए लेके तालाब बनाओ, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो गांव के लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ऐसा कोई अभियान वो नहीं चलाएंगे। उनके सारे अभियान जो चलेंगे वो ऐसे होंगे जो गांव के लोगों को परावलंबी बनाते जाएं, या तो सरकार के ऊपर या विदेशी संस्थाएं जो लोन देती हैं उनके ऊपर। अब इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है ये। राजेंद्र सिंह राणा तो एक प्रतीक है, मैंने बोल दिया आपको, क्योंकि आप अक्सर ऐसे चपेटे में फंस जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता चले जाते हैं, कहते मीटिंग कराओ उसकी, पैम्पलेट बांटो उसके, पोस्टर लगाओ उसके, बड़ा आदमी है, मैग्सेसे अवार्ड मिल गया तो इतनी बड़ी बात कर रहा है। समझ के करिए, समझ के करिए, कल को आपको धोखा ना हो जाए। क्योंकि ये सब चीजें जो चल रही है ना, वो एक कैलकुलेशन से चल रही हैं। एट रैंडम कहीं कुछ भारत में शुरू नहीं होता, कम से कम विदेशी मदद से तो कहीं कुछ नहीं शुरू होता। तो ये वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये अल्टीमेटली सब उनके लिए चल रहे हैं जो 2-3 साल के बाद आपके यहां बड़े पैमाने पर आने जा रहे हैं। और वो क्या करते हैं, धर्मपाल जी ने कल कहा था, आपने ध्यान दिया कि नहीं, वो कुछ भी काम करते हैं उसकी तैयारी 50 साल पहले कर लेते हैं। 50 साल पहले वो तैयारी कर लेते हैं। गेट के माध्यम से ये भारत में उन्हें कराना है, इसकी तैयारी उन्होंने 1952-53 में शुरू कर दी है। हाँ, आप कुछ कहें। मैं उसके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं, लेकिन राजेंद्र सिंह राणा के बारे में मुझे पक्की जानकारी है। उन्होंने करोड़ों रुपए विदेशी फंड लेके ये तालाब बनाने का काम शुरू किया और उसी फंड से अब यात्राएं उन्होंने निकालना शुरू किया और वो यात्राओं को अब सरकार ने स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। कर्नाटक में उनकी यात्रा सरकार निकालती है, गुजरात में उनकी यात्रा सरकार निकालती है, वगैरह वगैरह। तो उनके बारे में चूंकि मेरे पास पक्की जानकारी है और मेरे पास ये भी जानकारी है कि उनको कहां से, किस देश से कितना पैसा कब आता है। और उसका कारण है कि मैं 1989 से उनको जानता हूं, राजेंद्र सिंह राणा को। तो ये एक बात आ गई, इसलिए राजेंद्र सिंह राणा जैसे हिंदुस्तान में हजारों लोग हैं, वो तो एक नहीं है। हिंदुस्तान में इस समय 18,000 से ज्यादा संस्थाएं हैं जो फॉरेन फंड्स लेके इसी तरह के काम में लगी हुई हैं, जिनको एनजीओज कहा जाता है। 18,000, और इनका एक साल का बजट लगभग 20,000 करोड़ रुपए है जो आता है बाहर से और देश के अंदर से मोबिलाइज किया जाता है। हाँ, आप कुछ कह रहे हो? हाँ, मैं आता हूं, एक कृषि पे बात करूं, अभी ये खत्म हो जाए फिर। हाँ, हाँ, अब किसानों को समझाना चाहते तो 3 कैसेट मैंने इस पे पहले से बना रखी हैं। खेती और किसानों को गुलाम बनाने की साजिश उसका नाम है। 3 घंटे का पूरा व्याख्यान है। खेती से गेट का क्या संबंध है और खेती पे क्या असर, यही विषय उसमें 3 घंटे का लिया है। अब आप इतना ही करिए मेहरबानी करके कि वो 3 कैसेट जितने ज्यादा किसानों को सुनवा सकते हैं सुनवा दीजिए, क्योंकि अभी क्या होगा, अचानक से जब आफत आ जाएगी तो रास्ता ढूंढते भी नहीं मिलता। लेकिन आफत आ रही है उसका अगर अंदाजा है आपको, तो रास्ते भी ढूंढने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं।
अभी 2005 से अचानक से ये शुरू हो गया। साधारण किसानों को माहिती नहीं है, वो तो मारे मारे फिरेंगे। दो रास्ते हैं, वो कपास लेके जाएंगे, भाव नहीं मिलेगा, बैलगाड़ी लेके वापस आएंगे, या औने पौने भाव पे बेचेंगे। वो माल लेके जाएंगे, भाव नहीं मिलेगा, औने पौने भाव पे बेचेंगे। व्यापारी भी उनकी लूट में लग जाएंगे, क्योंकि व्यापारियों को मौका मिलेगा। व्यापारी कहेगा जी देते हो 200 रुपए क्विंटल, देते हो तो दे दो। अभी ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में तो हो ही रहा है। मैं पिछले बार उड़ीसा गया, संबलपुर गया, तो किसानों ने 180 रुपए क्विंटल पे धान बेचा, जबकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 600 रुपए 650 रुपए क्विंटल था। व्यापारियों ने लिया, क्योंकि किसानों को यह मालूम था कि मार्केट में चावल ज्यादा आया हुआ है। तो थोड़ा सा चावल ज्यादा आ गया तो ये हालत है कि 650 रुपए क्विंटल वाला 150 रुपए क्विंटल बेचना पड़ा। तो अब जब गेट करार कंप्लीट आ जाएगा तो आप सोचो 50 रुपए क्विंटल भी बेचना पड़ सकता है, और कोई उसके लिए धनी धोरी नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर होगा ये, मैं आपको एक उसका गंदा स्वरूप भी समझाता हूं। फिर क्या होगा? जब ये विपत्ति आपत्ति आएगी तो ये राजनीतिक पार्टियां फिर राजनीति करना शुरू करेंगी। ये देखो ये जिम्मेदार है, इसने गेट करार लागू किया था। कोई कहेगा नहीं नहीं देखो इसने साइन किया था। ये सब ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह से लड़ना शुरू करेंगे, उसमें डाइवर्जन ही होगा, आपको रास्ता कुछ नहीं दिखेगा। फिर एक पार्टी कहेगी अच्छा जी हमको वोट दे दो, हम आएंगे और इसको हटाएंगे, ठीक है। अब वो आएंगे, उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ ला सकते हैं, क्योंकि हटाने की दम अगर होती तो अभी नहीं विरोध करते उसका। बीजेपी ने क्या किया था? यही तो कहा था कि हमको चुन के दो, हम स्वदेशी लाएंगे, ये करेंगे, गेट करार को हटाएंगे। गेट अभी लाए हैं तो उससे और ज्यादा खतरनाक रीति से उसको लागू कर दिया। कल को कम्युनिस्ट आएंगे, वो इससे भी ज्यादा खराब कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियों का तो दम अगर होता तो पहले ही करते ना, उनका दम तो हो गया है खत्म। अगर दम होता तो पार्लियामेंट ही इसको रिजेक्ट करता। अब जिसके ऊपर ये आफत आने वाली है उसको जानकारी नहीं है कि ये हो जाए। उसको इतना जरूर होगा 2 साल के बाद कि अचानक से भाव बहुत गिरेंगे, तो वो परेशान तो होगा कि भाव नहीं मिल रहा है, लेकिन ये कैसे गिर गया है भाव, ये उसको बताने वाला कोई नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है। इसके लिए हम जरूर कोशिश करेंगे कि अभी कोई बीज के बारे में कोई पुस्तक बन जाए या कोई पेम्पलेट बन जाए जिससे किसानों को माहिती हो। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जितना हमारे पास है उतना तो पहुंचे लोगों के पास। पहले हमारे पास अभी इतना तो है ही। खेती किसानों के बारे में हमारे पास काफी कुछ है, गेट का मटेरियल, ट्रिप्स के बारे में काफी कुछ है, मेडिसिन के बारे में काफी कुछ है, जिस पर मैं अभी थोड़ी देर में आने वाला हूं। तो जितना है उतना ही जल्दी से जल्दी पहुंचाइए। वो जो सुनील आगीवाल कल कह रहे थे ना, वो यही बात है कि आप ये कुछ 2, 3, 4 विषय की कैसेट सेलेक्ट करके जितने लेवल पे उसको लोगों को सुना सकें तो माहिती मैक्सिमम। एक बार लोगों को जानकारी हो जाए कि देखो ये आफत आने वाली है या आ गई है, तो फिर वो कहेंगे अच्छा बताओ अब क्या करें। वो खुद ही पूछेंगे अच्छा आप बताओ क्या करें। जैसे ही उन्होंने ये पूछना शुरू किया कि अब क्या करें, तो फिर हमारा उनका संबंध बनेगा और फिर रास्ते बनाना उसका भी विकल्प है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि इसका कोई विकल्प नहीं। ये इतनी भयावह जो परिस्थिति आने वाली है इसका विकल्प है, और उस पर भी मैं चर्चा करूंगा क्या विकल्प है। लेकिन ये विकल्प तब लागू हो सकेगा जब किसानों के साथ हमारी दोस्ती हो। दोस्ती कब बनेगी? एक तो आफत आने के पहले आपने उनको चेतावनी दे दी कि देखो ये आफत आने वाली है 2 साल के बाद, तुम समझ जाओ। वो अभी मानेगा नहीं आपकी बात को, क्योंकि हिंदुस्तान में थोड़ा विश्वास कम हो गया है पिछले 50 साल में। शहर से आया हुआ कोई आदमी गांव वाले से कुछ बात करे तो वो पहली बार में तो मानता ही नहीं है कि ये मेरे काम की बात कर सकता है। वो जो कल कह रहे थे ना प्रिंस प्रियंदम की, वो अच्छा खाना पीना खिलाएगा, आओ भगत भी कर देगा, लेकिन आपकी बात मानेगा नहीं मानेगा इसमें डाउट रहता है। तो हो सकता है ना माने, लेकिन आपका फर्ज है, कर्तव्य है, आप उसको बताएं, सुनाएं। जैसे ये आफत आएगी तो वो ढूंढेगा अच्छा ये 2 साल पहले आए थे, यही बता के गए थे। हाँ, वो कहेगा अरे 2 साल पहले तो आए थे, वो हमको बता गए थे, कैसेट सुना गए थे, ऐसा होने वाला, अब तो ये हो गया। फिर वो ढूंढेगा। जब उसके मन में आपके प्रति जिज्ञासा पैदा होगी तो फिर आप जो कहोगे वो ही करेगा। वो ये मान लेगा कि आप पहले आए थे, मुझे ये बता के गए थे, मैंने आपकी बात पे ध्यान नहीं दिया था, या मैंने माना था आप गप मार रहे हैं, या आपको कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन अब मैंने देख लिया कि ये तो बहुत होता। अच्छा आप बताओ अब क्या करें।
तो ये अभी अपने का काम क्या है? अब देखिए, गेट के साथ मैं आपको एक प्रोग्राम भी दे रहा हूं। ये गेट का एग्रीकल्चर का चैप्टर मैं यहां खत्म कर रहा हूं, कंक्लूड करके। यहां से जाने के बाद हमारा अब जो सबसे बड़ा काम है वो ये कि 2005 1 जनवरी से गेट लागू हो, उसके पहले अपने आसपास में जितने अधिक से अधिक गांव में हम जाकर ये लोगों को बता दें। वो मानते हैं नहीं मानते अलग बात है। 2 लोगों को सुना दें, 10 लोगों को सुना दें, 20 लोगों को सुना दें, अब मेरे हिसाब से खराब है। वो 27 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है? वो ये कहता है, अंग्रेजी में बहुत लंबा है, मैं आपको सीधे हिंदी बताता हूं टाइम बचाने के लिए। आप चाहें तो इसका फोटोकॉपी करें। ये कहता है कि भारत में नहीं, जहां भी गेट करार लागू होगा उन सभी देशों में इन्वेंशंस और डिस्कवरीज दोनों को पेटेंट दिया जाए। अभी तक क्या होता है, भारत जैसे देश में डिस्कवरीज को पेटेंट नहीं है। अब डिस्कवरी और इन्वेंशन क्या होता है वो मैं समझाता हूं। देखिए, मेरे हाथ में एक घड़ी है। ये घड़ी सबसे पहले किसी ने बनाई, तो ये इन्वेंशन है। समझ गए? ये घड़ी है मेरे हाथ में, ये सबसे पहले किसी ने बनाई तो उसने ये इन्वेंशन कर दिया। ये पेन मेरे हाथ में है, ये सबसे पहले किसी ने बनाया तो इन्वेंशन कर दिया। ये चरखा किसी के हाथ में है, किसी ने सबसे पहले बनाया, इन्वेंशन कर दिया। ठीक है। लेकिन नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, वो आपने कहीं ढूंढ लिया जाके, तो वो डिस्कवरी है। जो चीज पहले से मौजूद है उसको पता कर लेना गुण दोषों के सहित, वो होती है डिस्कवरी। और जो पहले से कहीं नहीं थी उसको बना लेना, वो होता है इन्वेंशन। बात समझ में आ रही है? डिस्कवरीज माने पहले से बहुत कुछ है ब्रह्मांड में, जगत में, वो आपने खोज लिया। नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ये बीज है, वो बीज है, ये फल है, वो फल है, आपने उसके गुण दोष पता कर लिए। इसको खाएं तो ऐसा हो जाता है, उसको पिए तो ऐसा हो जाता है, तो ये तो डिस्कवरी है। इन्वेंशन क्या है? जो पहले से कुछ था ही नहीं और आपने बना लिया, वो है इन्वेंशन। भारत में अभी क्या होता है, सिर्फ इन्वेंशंस को पेटेंट है, डिस्कवरीज को नहीं है। लेकिन गेट करार का ये जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि वेदर इट इज अ इन्वेंशन और डिस्कवरी, बोथ आर पेटेंटेबल। दोनों को पेटेंट चाहिए। अब इसका अर्थ क्या है वो समझ लीजिए। अर्थ ये है कि जैसे मैंने ये घड़ी का इन्वेंशन किया तो इस पर पेटेंट मेरा। पेटेंट का मतलब होता है लीगल राइट, एक तरह का कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार किस बात का? इसको बनाने का और बेचने का, दोनों। या किसी को दान करने का, दान भी करना है तो किसी को, तो ये अधिकार मेरे पास है। अच्छा, अब ये अधिकार जिस कानून से मिलता है उसी को पेटेंट एक्ट कहते हैं। हमारे देश में एक पेटेंट एक्ट बना हुआ है, 1970 से बना हुआ है। उसमें यह है कि अगर आपने इन्वेंशन किया तो उस पर तो अधिकार मिलेगा, लेकिन डिस्कवरी किया उस पर नहीं मिलेगा। क्यों? आपने कुछ नया नहीं बनाया, पहले से था को खोज के बता दिया आपने। जैसे आपने ये बता दिया कि अदरक का पानी पीने से ये हो जाता है। अब ये तो पहले से था, आपने सिर्फ बता दिया। लेकिन अदरक बना दिया अगर, तो इन्वेंशन हो गया। तो अगर आप इन्वेंशन करेंगे किसी चीज का तब तो पेटेंट है। पेटेंट माने लीगल राइट। लीगल राइट किस चीज का? बनाने का और बेचने का। लेकिन अगर आपने कोई चीज खोजा है तो उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, वो डिस्कवरी है। तो हमारे यहां डिस्कवरीज को पेटेंट नहीं होता, इन्वेंशंस पेटेंट होता। अब ये 2005 के बाद जब ये लागू हो जाएगा तो डिस्कवरीज भी पेटेंटेबल है, इन्वेंशन भी पेटेंटेबल। तो अब इसमें होने वाला क्या है? लड़ाई मार इस बात की होगी कि जैसे कोई किसान है, उसके पास चावल का एक बीज है, हजारों साल से चला आया है, उसने वो बीज से कोई नया बीज बना लिया तो वो एक डिस्कवरी है। लेकिन ये भी अब पेटेंट हो जाएगा 2005 के बाद, जो अभी तक नहीं होता था। आपने जैसे आप सुनते ना, अमेरिका ने तुलसी पे पेटेंट करा लिया, अदरक पे करा लिया, नीम पे। ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नीम से कोई दवा बनती थी हजारों साल से हमारे देश में, अमरीकियों ने उस पर पेटेंट करा लिया, क्योंकि उनके यहां डिस्कवरीज को भी पेटेंट होता है, हमारे यहां नहीं होता। अब हमको भी ये लागू करना पड़ेगा। तो सभी डिस्कवरीज पेटेंटेबल है, सभी इन्वेंशंस पेटेंटेबल है। फिर उसी में आगे का प्रोविजन है कि पेटेंट कम से कम 20 साल का है। माने 20 साल तक वो एक वस्तु किसी के बपौती की रहेगी, मिल्कियत की रहेगी, दूसरा ना उसको बना सकेगा ना बेच सकेगा।
जिसका पेटेंट है वही बनाएगा, वही बेचेगा। ठीक है, 2 प्रोविजन। तीसरा प्रोविजन है कि अगर आपने पेटेंट का उल्लंघन किया, वायलेशन किया, तो आपको एक केस चलेगा जिसको एक टेक्निकल वर्ड है, रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ के साथ केस चलेगा। वो कैसे, मैं समझाता हूं। ये घड़ी का पेटेंट मेरा, ठीक है, मैं बना सकता हूं, मैं ही बेच सकता हूं, लेकिन आपने ये बना लिया घड़ी। अब मैं आपके ऊपर केस करूंगा कि आपने मेरा चोरी किया पेटेंट। तो आपको अदालत में सिद्ध करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। जो करना है वो आपको करना है, वकील आपको करना है, सिद्ध आपको करना है। मैंने चोरी नहीं की है, ये आपको समझाना है जज को। मैंने आपको आरोप लगा दिया और मेरी छुट्टी हो गई कि ये तो पेटेंट मेरा था, इन्होंने तो चोरी कर लिया। अब आप सिद्ध करते रहो कि नहीं, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने तो ऐसा किया वैसा किया, लड़ते रहो केस, मुझे कुछ करना नहीं है। ये है रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। ये भारत देश में सबसे खराब एक जगह पर है, जिससे सबसे ज्यादा अत्याचार इस देश में होता है। ये बलात्कार के जितने कानून है वो सब रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ के कानून है। माने जिसके ऊपर बलात्कार हुआ है उसको सिद्ध करना है अदालत में कि हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसी एक कानून के कारण सब बलात्कारी छूटते हैं इस देश में। कैसे सिद्ध करेंगे आप? हिंदुस्तान में एक ही जगह पर यह है रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, वो बलात्कार के कानून, रेप के जितने भी कानून हैं वो सब रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ में है। और आप जानते हैं कि कितने केसेस रेप के होते हैं और कितना उसमें कन्विक्शन रेट रेप केसेस में 1% भी नहीं है। माने रेप करने वाले 100 लोग हैं, उनमें से किसी एक को सजा होती है, 99 छूट जाते हैं, क्योंकि रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ है इसमें। महिला को सिद्ध करना है कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, जिसने किया है उसको कुछ नहीं करना। वैसा ही रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ अब आ जाएगा 2005 में सभी पेटेंट कानूनों पर। तो अब जैसे कोई विदेशी कंपनी है, मान लो उसने कुछ बनाया, उसने घड़ी बनाई और मैंने भी घड़ी बनाई, अब वो मेरे ऊपर आरोप लगाएगी कि आपने तो हमारे पेटेंट की चोरी कर ली। अब आप सिद्ध करते रहिए अदालत में कि आपने चोरी की है कि नहीं की है तो कैसे की है, नहीं की है तो क्यों नहीं की है। लड़ते रहिए 10 साल, 20 साल, 25 साल। उतने समय में वो कंपनी माल बेचती रहेगी, धंधा करती रहेगी, माल बेच। किसी दिन मान लो केस जीत भी गए तो 25 साल तो गया आपके हाथ से, फंसा दिया उन्होंने। अब वो करेंगे क्या? विदेशी कंपनी वाले अपने कॉम्पिटिटर को चुन चुन के इसी कानून से मार डालेंगे सबको। कल को मान लो कोई विदेशी कंपनी आती है, हम कोई चीज बनाते हैं, वही चीज उन्होंने मार्केट में डाली और केस लगा दिया कि ये तो इन्होंने हमारा वायलेशन किया पेटेंट का। अब झगड़ा चलाते रहिए, लड़ते रहिए, हैं? हां, आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अगर आपकी हिम्मत है तो आप उनको अगर कर सकें ऐसा कोई केस तो आप उनको फंसा सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से हिंदुस्तानी जो मानस है उसको देखकर मैं कह रहा हूं कि आप एक करेंगे वो 1000 करेंगे। हाँ, वो तो तभी, अगर आपके पास कोई पेटेंट है और आपको लगता है कि कोई विदेशी कंपनी ने आपके पेटेंट की चोरी की है तो आप केस कर सकते हैं, बशर्ते कि पेटेंट है। अगर पेटेंट नहीं है तो आप कोई केस नहीं कर सकते। अब वो क्या है, उन्होंने यहां क्या किया हिंदुस्तान में, ये कानून तो आएगा 2005 से, पेटेंट एप्लीकेशन उनके अभी से पड़े हुए हैं। हाँ, मैं बात करता हूं। तो पेटेंट एप्लीकेशन उनके अभी से हैं। अब इसमें नेक्स्ट प्रोविजन क्या है वो भी सुनते जाइए। नेक्स्ट प्रोविजन है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट प्रिंसिपल। माने जिसका पेटेंट एप्लीकेशन पहले आएगा पेटेंट उसको दिया जाएगा, डेट का उसमें कैलकुलेशन है। अच्छा, अब कानून लागू होने जा रहा है 2005 1 जनवरी से, ध्यान रखिए। अगर किसी कंपनी ने आज के दिन में कोई पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया और आपने 2001 के बाद उसी के लिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया, आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, वो कंपनी को मिलेगा, क्योंकि उसने पहले एप्लीकेशन दिया है। तो उन्होंने क्या किया है, ये तो चालाक लोग हैं अमरीकी, और हम तो उतने चालाक नहीं हैं। उन्होंने आज ही सब एप्लीकेशन दे रखे हैं जिसका अंदाजा उन्हें है 2 साल बाद का। मैंने कहा ना, वो तो 50 साल पहले का हिसाब जोड़ के चलते हैं। तो उन्होंने वो सब एप्लीकेशन दे रखे हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने सांभर बनाने के प्रोसेस पे पेटेंट एप्लीकेशन दे रखा है, इडली बनाने के प्रोसेस पे पेटेंट एप्लीकेशन दे रखा है, उत्तप्पा बनाने के प्रोसेस पे पेटेंट एप्लीकेशन दे रखा है,
उन्होंने मिरी का 40 तरह से इस्तेमाल हो सकता है, उस पर पेटेंट एप्लीकेशन दे रखा, सूखड़ी बनाने पे पेटेंट एप्लीकेशन दे रखा। एक दिन मैं रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट ऑफिस में गया, मैंने कहा जरा एप्लीकेशन दिखा दीजिए किस किस कैटेगरी के हैं। तो उन्होंने कहा 1.5-2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं उनके पास। 85% सब विदेशी कंपनियों के हैं। मैंने कहा जरा लिस्ट लाइए, तो वो ऐसी लिस्ट है। कड़ी बनाने पे 40 पेटेंट एप्लीकेशन दिए हुए। कड़ी तो हम रोज बना के खाते हैं ना। जापान की एक कंपनी और अमेरिका की एक कंपनी ने 40 एप्लीकेशन फाइल किए हुए हैं। हाँ, होटल में बना के मार्केट में नहीं बेच सकेगा जब तक कि आप वो कंपनी की परमिशन ना ले लें। घर में तो मैंने कहा, आपको मैंने बता दिया कि जो भी काम आप मार्केट के लिए करेंगे गेट उसमें आगे आएगा, और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो गेट कहीं नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब आप होटल चलाते हैं, पेटेंट एप्लीकेशन उन्होंने कड़ी का दिया हुआ है और एक पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन पे पेटेंट मिला है, तो आप वो कड़ी बनाना चाहते हैं तो परमिशन लीजिए उस कंपनी की, उसको रॉयल्टी दीजिए उस कंपनी की, तब आप बना के बेच सकते हैं वो कड़ी। नहीं तो नहीं बेच। अगर बेचा तो वो आपके ऊपर केस करेगा कि इसने मेरा पेटेंट वायलेट किया है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, नहीं, महिला को सिद्ध करना पड़ता है। अदालत में जो होती है वो पीड़िता के लिए सब केस है पूरा। पीड़ित तो खड़ा, वो माने करने वाला तो खड़ा है बॉक्स में, सब पूछताछ उस महिला से होगी, क्योंकि रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ है। ये अंग्रेजों का दिया हुआ है हिंदुस्तान में, रिवर्सल ऑफ बर्डन। ये यूरोप में है, तो यहां भी आ गया, वही उन्होंने गेट में ले आया। तो जिसके ऊपर सब जो भुक्तभोगी है, सब कुछ उसको सिद्ध करना है, और जिसने सब किया है उसको कुछ भी नहीं करना। हां, अभी पेटेंट का चार्ज कितना है हिंदुस्तान में? अगर आप कोई डिस्कवरी को पेटेंट कराने के लिए, कोई प्रोसेस को पेटेंट कराने के लिए, तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, लगभग 350 रुपए 400 रुपए है। अगर आप वही पेटेंट विपो में कराने जाएं तो $5 लाख है। विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक बड़ी संस्था है जहां के पेटेंट की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है, वहां $5 लाख है। तो यहां भारत सरकार 350-400 रुपए, अब विदेशी कंपनी के बढ़ा दिया। मान लो उन्होंने 10,000 कर, 2005 के बाद 10,000 करेंगे, 50,000 करेंगे, वो होगा, लेकिन उनके लिए 50,000 क्या है? 75,000 हो गया। देखिए अभी 75,000 तो हो गया, जो कभी 350 था अब 75,000 हो गया। एक आपको रोकने के ये रास्ते हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन फीस बढ़ा दिया, और ये जो फीस होती है वो रिफंडेबल नहीं है। आप ये ध्यान रखना, पेटेंट नहीं मिला तो फीस रिफंड नहीं होगी, डूबने वाली है। हाँ, नहीं, एप्लीकेशन फाइल करते में पेटेंट मिला नहीं मिला वो तो बात दूर की है, हो सकता है नहीं भी मिले। एप्लीकेशन फाइल होते ही आपको ये जमा कर देना है पैसा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पेटेंट का, ये जो पेटेंट है ना वो सभी इंडस्ट्रीज में है, सिर्फ खेती में नहीं, दवाओं में नहीं, सभी में है, क्योंकि हर जगह मशीनें बनती हैं, हर जगह प्रोसेसेस बनते हैं। प्रोसेसेस के सभी पेटेंट डिस्कवरीज पेटेंट माने जाते हैं, और प्रोडक्ट के सभी पेटेंट जो है इन्वेंशंस होते हैं। अब इसमें क्या है, एक नेक्स्ट प्रोविजन फिर क्या है? नेक्स्ट प्रोविजन ये है कि प्रोविजन जो है वो प्रोसेस को भी दो, प्रोडक्ट को भी दो। अभी तक भारत में ऐसा होता है कि प्रोसेस को ही दिया जाता है, प्रोडक्ट को नहीं दिया जाता, मेडिसिन के क्षेत्र में। बाकी क्षेत्र में तो दूसरी परिस्थिति, लेकिन 2005 के बाद आप दोनों को दो। अब ये प्रोसेस और प्रोडक्ट समझा देता हूं। घड़ी बनाया एक तरीके से, वो एक प्रोसेस है, घड़ी बन गया वो प्रोडक्ट है।
तो प्रोडक्ट का एक पेटेंट, प्रोसेस का एक पेटेंट। भारत में क्या होता है कि कुछ फील्ड ऐसे हैं जहां पर प्रोडक्ट पेटेंट है, अदरवाइज नहीं है। कुछ ही फील्ड है, वो 10-12 से ज्यादा नहीं, बाकी सब में प्रोसेस है। लेकिन ये 2005 के बाद आपको सभी में करना है ये। तो अब ऐसे समझिए कि ये घड़ी बना रहे हैं, इसका प्रोसेस भी पेटेंट हो गया और घड़ी भी पेटेंट हो गई, घड़ी का डिजाइन भी पेटेंट हो गया, इसके अंदर के नंबर इस तरह से लिखे हैं ये भी पेटेंट हो गया, आपने इसमें इतने सारे खाने ये भी पेटेंट हो गया, ऐसा क्लिप है ये भी पेटेंट हो गया, ये पेन है, पेन का कैप का ये डिजाइन है ये भी पेटेंट हो गया, निब का डिजाइन है वो भी पेटेंट हो, नीचे का ये पेटेंट, सब अब हो गया। तो मैंने कहा लीगल राइट हो गया, लीगल राइट हो गया तो उसी को बनाना, उसी को बेचना, और कब तक? 20 साल तक। 20 साल के पहले ना कोई दूसरा बनाएगा ना बेचेगा उसको। बता तो ये सभी क्षेत्र में होगा, ये दवा में भी होगा, उद्योग में भी होगा, टेक्सटाइल में भी होगा, खेती में भी होगा, जितने भी सेक्टर हैं सब में होगा। सर्विसेज में भी होगा। सर्विसेज में क्या होगा? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका कोई सिंबल है, ठीक है, अब वैसा सिंबल कोई ने दूसरे ने अगर लगा लिया तो पेटेंट वायलेशन का केस। हमारा भी स्वानंद का कोई सिंबल है, हमने पेटेंट लिया, किसी दूसरे ने यूज किया, हम भी केस कर सकते। माने ये झगड़े ही बढ़ने हैं, शांति तो नहीं रहनी है। ये तुम उस पे करो, वो उस पे करे, वो उस पे करे, वो अभी तो 4 करोड़ केस पेंडिंग है। फिर जब ये आ जाएगा, आप सोचो 10 करोड़ हो जाएंगे, 15 करोड़ हो जाए। और अपनी अदालत की ये कैपेसिटी है कि 4 करोड़ केस को अगर सुझाव माने समाधान करना हो तो अरुण जेटली कहता है कम से कम 400 साल लग जाए, 350 से 400 साल लग जाएगा अभी जो केस पेंडिंग है। जब ये सब आ गया तो कल्पना करो क्या होगा। हजारों साल तो आप केस ही लड़ते रहिए, जन्म दर जन्म आप केसों में फंसे रहिए। हैं? ना तब तक बना सकते हैं, लेकिन वो भी बना सकता है ना। जैसे आप घड़ी बनाते हैं, ठीक है, सिटीजन कंपनी ने आपके ऊपर वायलेशन केस किया, तो अब इसमें जो प्रोविजन है वो ये कि जिसके ऊपर केस किया उसका प्रोडक्शन स्टॉप इमीडिएट, लेकिन जिसने केस किया उसका प्रोडक्शन चालू। आप जब छूट जाएंगे तब दोबारा से प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। हाँ, माने एप्लीकेशन, इसका एक बोर्ड है, स्पेशल बोर्ड, जिसको डिस्प्यूट सेटलमेंट काउंसिल या डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड कहा जाएगा। तो आपने केस दे दिया, प्राइमा फेसाई उसने मान लिया, बस उसी दिन से आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। और जिसने केस किया है उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसे कुछ सिद्ध भी नहीं करना है। मान लीजिए जजमेंट ये आया कि आप जीत गए और वो हार गया, तो 20 साल तो गए ना आपके। अब आप नए सिरे से शुरू करिए प्रोडक्शन, वो कंपनी आपको सरेंडर करेगी, लेकिन 20 साल में उसने जो कमाना था कमा लिया। हाँ, वो कर सकते हैं बशर्ते कि पेटेंट हो, विदाउट पेटेंट नहीं कर सकते ना। और मैंने आपसे कहा कि एप्लीकेशन उन्होंने कर लिए, आप भी एप्लीकेशन करना शुरू करिए। 75-75 हजार रुपए भरिए एक एक एप्लीकेशन में। अब कितने लोग लेंगे? और हो सकता है आपने जो एप्लीकेशन दिया वो पहले से आ गया है। तो जुडिशियरी ये जो है ना, देखिए एक बात ध्यान रखिए कि अभी तक भारत में ऐसा माना जाता है ना, वैसे है नहीं, वो माना यह जाता है कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट जैसा है, लेकिन जुडिशियरी का सारा इंडिपेंडेंस निकल जाएगा, वो गेट के नीचे आ जाएगा, पूरा का पूरा जुडिशियरी उसके नीचे आ जाएगा। क्योंकि आपके सब कानून फिर वैसे ही बनेंगे, आईपीसी चेंज करना पड़ेगा, सीपीसी चेंज करना पड़ेगा, सीआरपीसी चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो गुलामी है गेट की, वो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये इतनी खतरनाक गुलामी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी भी कभी